जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज हमारा क्लास का, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले जलडमरू मध्य आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जलडमरू मध्य को हम जल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम जल संधि भी कहते हैं। जल संधि कहते हो या फिर जलडमरू मध्य। जल संधि होती है वो दो जब दो जल की राशियां और वो भी बड़े बड़े, तो दो बड़े जल के जो समूह हैं उनको जब एक संकरा रास्ता जोड़ता है तो उसी को हम कहते हैं जल डमरू मध्य या फिर जल संधि। और ये जो लोम्बोक जल डमरू मध्य है, ये जो द्वीप है वो है बाली और लोम्बोक, इनके बीच स्थित है ये। और बाली पड़ता है हमारा इंडोनेशिया में। बाली किसका द्वीप है? तो इंडोनेशिया का द्वीप है। और जबकि जो हमारा ये है लोम्बोक, ये क्या है? लोम्बोक और बाली, इन दोनों के बीच में पड़ता है कौन सी जलडमरू मध्य है? तो लोम्बोक जलडमरू मध्य है। लोम्बोक जलडमरू मध्य जो है ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो इसमें से हमें गर्म धारा का नाम बताना है, कौन सी गर्म धारा है। तो ब्राज़ील धारा जो है ये हमारी गर्म जलधारा है। जबकि ये सारी की सारी जो दी गई है, फॉकलैंड, लैब्राडोर और कनारी, ये सारी की सारी ठंडी धाराएं हैं। ये जो ब्राज़ील गर्म जलधारा है ये अटलांटिक महासागर में मिलती है। कहाँ पर मिलेगी ये? अटलांटिक महासागर के अंदर आपको दिखाई देगी ब्राज़ील जलधारा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही साथ ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें कहा जाता है फजेंडा। क्या कहा जाता है? उन्हें फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, हमें वो बताना है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है। तो अंडमान और निकोबार का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का, वो सबसे कम है। बाकी सभी का आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, मतलब इनसे ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो ये अंडमान निकोबार है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसके बाद जो नंबर आता है वो है लक्षद्वीप का, फिर इसके बाद दमन दीव और इसके बाद आता है दादरा और नागर हवेली का। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो जो सबसे न्यूनतम है साक्षरता दर वो राज्य है हमारा दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है इन सभी दिए हुए केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? वहाँ पर तो हमसे पूछा था साक्षरता सबसे कम, तो होती किसकी? दादर और नागर हवेली की। यहाँ पर पूछा है लिंग अनुपात सबसे कम किसका है। तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है दमन और दीव। और दमन और दीव में इसकी कैपिटल होती है दमन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो भाग 16 जो है ये संबंधित है हमारा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है भाग 16। वहीं अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित कौन सा भाग है, तो ये है 16A। 16A किससे संबंधित है? तो 16 का ए जो है वो संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित हमारा भाग है। चलिए बाकी देखते हैं। और संविधान पूछा था कितने भाग हैं, तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं। और संविधान संशोधन के बाद कितने हैं? तो 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, यानी कि धन विधेयक को छोड़कर बाकी जो विधेयक होते हैं वो विधानसभा ने पहली बार अगर पास कर दिया हो तो विधान परिषद में से कितने महीने तक रह सकता है। तो हमें बताना है कि
विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है ये विधेयक। तो इस तरह के विधेयक जो है ये 3 महीने तक रह सकता है, 3 महीने से अधिक नहीं रह सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो वयस्क मताधिकार के अधिकार जो दिया गया है ये आर्टिकल 326 के अंदर आता है, जबकि आर्टिकल 325 जो है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसकी जाति, उसके मूल वंश या लिंग के आधार पर उसको वोट देने से नहीं रोका जा सकता या उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 323 बात करता है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की, और आर्टिकल 324 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निर्वाचनों के जो अधीक्षण होते हैं या उनके निर्देशन और नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये सब किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 324 के अंदर दिया गया है। और आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन किसके अंदर आता है, एशियाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से भाग में आता है, तो ये आता है भाग 15 में। कौन से भाग में आता है, भाग 15 में दिया गया है हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 सदस्य होते हैं, एक तो उसका मेन होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 अन्य होते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ समितियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ हमें उनका ईयर दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सी समिति कब आई थी। तो ये जो समिति दी गई है हमें पीके कुंथन समिति, मेहता अशोक मेहता समिति, बीआर मेहता और एलएम सिंघवी समिति, ये सारी समितियां संबंधित है हमारी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। तो पीके थुंगन जो थी ये समिति, ये 1988 की है। कब की है ये, 1988 की है ये। अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करें तो ये 1977 की है। और बी आर मेहता समिति जो है ये है 1957 की। ये कब की है, 1957 की। और अब बची एलएम सिंघवी समिति है 1986 की। तो फर्स्ट का है हमारा फोर्थ, और फर्स्ट का फोर्थ 2 में दिया है। फिर सेकंड का है थर्ड, ये हमारा केवल डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है आयात कर क्या है। तो ये व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, ये व्यापार की मात्रा को घटाता है, इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता, या फिर डी है ए और सी दोनों। तो आयात कर जो होता है, आयात कर क्या होता है और निर्यात कर क्या होता है। आयात कर वो होता है जब हम क्या करते हैं भाई, किसी चीज़, कोई देश से हम किसी चीज़ को आयात कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, जो हमारे देश में आएगी अगर कहीं से कोई चीज़ तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे आने का। और निर्यात जब हम किसी देश में बेचते हैं तो दूसरा देश हम पे लगाता है वो टैक्स। तो आयात कर से क्या होता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है जिससे कि हमारे देश में क्या हो, कम चीज़ें आए किसी भी देश से। तो किसी भी प्रोडक्ट को जब सेवाओं के बाहर किसी देश को खरीदने के लिए हम आयात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम आयात यानी कि इम्पोर्ट कहते हैं। और ये जो आयात होता है, आयात कर, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाता है। क्लियर है, जब हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो इससे ये क्या करता है, आयात कर व्यापार की मात्रा को घटाता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो दूसरा देश क्या है, अपना सामान बेचता रहेगा और हमारे देश में उसका सामान बिकता रहेगा। तो हमारे देश के प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे फिर, अगर वहाँ से आके सस्ते सस्ते प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जाएंगे तो। इसलिए आयात कर लगाया जाता है जिससे कि व्यापार की मात्रा को घटाया जा सके। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। तो भारतीय रुपये को जो भारतीय खाते को चालू खाते में जो पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1994 में। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो मुद्रा की सीमा पार जो आवाजाही है उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। क्लियर है, यानी कि जो करेंसी है देश की उसका वो कहीं भी आ जा सकती है तो उसकी आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसका मतलब होता है ये चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, इसका मतलब। और कब से हुआ था ये, 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है। तो जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। और ये भारत में
1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था जीएसटी। कब से लागू हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। और 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। 1 जुलाई को किस रूप में मनाते हैं हम? जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। और जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा जीएसटी। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।